नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने एम्पियर का नियम, उसका प्रूफ और बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन की। वो एक एप्लीकेशन थी। अब हमें दो एप्लीकेशन और करनी। एक करनी है परिनालिका यानी सोलेनॉइड, और एक करना है हमें टॉरॉइड। ठीक है साहब। स्वाभाविक एप्लीकेशन करने से पहले मुझे आपको आकृति समझानी पड़ेगी, है ना साहब। तो मैं पहले आपको समझाता हूं परिनालिका क्या होती है, फिर मैं एप्लीकेशन कराता हूं 2, फिर मैं समझाऊंगा टोरॉइड क्या होता है, फिर मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगा 3। क्लियर साहब। तो आज सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं, है ना। परिनालिका अंग्रेजी में बोले तो सोलेनॉइड। बहुत पॉपुलर शेप है सब। ये जरूर है कि साइंस वालों के ही कांटेक्ट में आती है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी साइंस वालों के बीच में ही है, अन्य के बीच में नहीं है। अब समझने बतौर आपको सिंपल से समझना है। सिंपल से कैसे समझना है? बेलनाकार आकृति पर, मेरे को बेलन से मतलब नहीं है ना साहब, मेरी बात को पूरे सुनना। बेलनाकार आकृति पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार को, विद्युत रुद्ध का मतलब इंसुलेटेड। मैंने आपको वाइंडिंग के तार के बारे में बता दिया था। वाइंडिंग के तार में कॉपर बीचों बीच होता है, उसके दोनों ओर बारीक सी या पतली सी लेयर चढ़ी होती है, तो कॉपर को ढक देती है ना। यानी आपके जो कॉपर वायर है वो तो इस लेपन के अंदर जा चुका है ना। तो ये इंसुलेट है, इंसुलेटेड है, यानी हाथ लगाओगे तो करंट नहीं आएगा, कॉपर तो कवर हो चुका ना। तो कहने का मतलब इसको कहते हैं विद्युत रुद्ध तांबे का तार। जैसे आप पतंग उड़ाने का मंजा सूतते हैं तो सफेद रंग का धागा आप विभिन्न कलर में कर देते हैं। अब धागा तो लुप्त हो जाता है, धागा तो उस लपेटे हुए लेपन के अंदर है। एग्जैक्टली जैसे पंखा है, मोटर है, मिक्सी है, इनमें जो वाइंडिंग होती है तारों का बार बार एक ही जगह लपेटना जो होता है, वो तार इंसुलेटेड होता है। यानी एक तरह से उस पर आप हाथ लगा लेंगे तो करंट, जैसे मान लो ये बाहर अपन तार देखते हैं, इसमें रबर लिपटा होता है, इंसुलेशन होता है, एक तरह का कुचालक है। अब इतना मोटा अगर मोटरों के अंदर लगाने लगेंगे तो मोटरों के आकार बहुत बड़े हो जाएंगे। तो मोटर के अंदर जो इनका इंसुलेशन करते हैं या जो इन पे लेप चढ़ाते हैं, वो बहुत पतली सी कोटिंग चढ़ाते हैं ताकि कम जगह में ज्यादा तार समा सके, है ना साहब। तो मैं इस तार की कह रहा हूं जो विद्युत रुद्ध यानी इंसुलेटेड है और कॉपर का तार है। ठीक है साहब। तो वापिस मेरी बात को कंटिन्यू समझे। बेलनाकार आकृति पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार को वृत्त के रूप में लपेट दें, सर्किल के रूप में लपेट दें, तो तांबे के तार, बेलन को मत देखो, मेरे को बेलन से मतलब है ही नहीं। तो तांबे के तार की जो स्प्रिंग नुमा आकृति होगी, स्प्रिंग जैसी, उस स्प्रिंग नुमा आकृति को परिनालिका कहते हैं। फर्क इतना सा है कि स्प्रिंग नुमा आकृति में छल्लों के बीच में गैप होता है, परिनालिका में ये छल्ले कंटिन्यू होते हैं। बस इतना सा अंतर है। जैसे आप स्प्रिंग को अज्यूम कर ही रहे होंगे, स्प्रिंग को आप भींच लें, यानी स्प्रिंग में तो छल्ले के बीच में गैप है। यहां पर ये समझ लें कि छल्लों के बीच में गैप नहीं है ना। स्प्रिंग को अपन ने दबा दिया, यानी छल्ले से छल्ले चिपका दिए, तो जो आपको दिखेगा उसे क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। ये बात तो अब क्लियर होगी। तो मैं साहब परिनालिका आपको जाहिर करने का प्रयास करता हूं। ये ध्यान रखिएगा कि परिनालिका 2, 3, 4 बार जब भी आएगी, मैं इसी चित्र का हवाला दूंगा, यही चित्र बनाऊंगा, भले बनाने के तरीके मेरे अलग अलग हों। ठीक है साहब। ये सब
मैंने एक बेस बना दिया बेलनाकार, मेरे को याद आपको बता ही दिया, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो इस पे लपेटे जाने वाले वायर से मतलब है, जो मैं आपके सामने लपेट के दिखा रहा हूं, और कैसे लपेट रहा हूं वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। और फिर मैंने ये भी कह दिया कि मैं तो बार बार इसे ही बनाऊंगा। यहां से धारा एंटर कर रही है और यहां से धारा एग्जिट हो रही है। अब देखो धारा पीछे से यूं एंटर हो रही है, सामने से बाहर आ रही है, फिर नीचे से अंदर जा रही है, सामने से बाहर आ रही है। तो मैं आपको अच्छे से दिखाने का पूरा प्रयास करता हूं, है ना। ये सब धारा की दिशा है। अब धारा की दिशा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र देखो, चुंबकीय क्षेत्र, ये मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा को दिखा रही हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा को और अंगूठा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। यह अंगूठा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है ना। अंगूठा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। मैं भी चेंज करता रहूंगा ना। अब देखो सब, इधर धारा देखना, इधर धारा जा रही है क्लॉकवाइज। अगर धारा का प्रवाह वृत्त में क्लॉकवाइज हो तो यहां पर कौन सा ध्रुव बनेगा? साउथ। ये मैंने आपको बता दिया। स्वाभाविक है, इधर से आपको क्लॉकवाइज दिख रही है तो उधर से क्या दिखेगी? इधर से जब आप देखेंगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो इधर कौन सा ध्रुव बना? इधर ध्रुव बना एन। तो जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर चुंबकीय ध्रुव का निर्माण होता है। दिखा दे के चित्र यही रहेगा, धारा की दिशा यही रहेगी, चाहे मैं 10 बार बनाऊं। 12th में इसी चित्र को फॉलो करूंगा, मैं चित्र चेंज करूंगा ही नहीं। इससे आप इस चित्र में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो 10 बार पूछ लेना मेरे से, है ना। चुंबकीय क्षेत्र कहां पर? अक्ष की दिशा में एक समान, है ना। अब सब जैसे ही परिनालिका में आप धारा प्रवाहित करते हो, परिनालिका के अंदर अक्ष की दिशा में एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तुलना में नगण्य होता है। ये रही साहब परिनालिका का परिचय। शॉर्ट में मैं एक बार और बोल देता हूं। किसी बेलनाकार आकृति पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार को वृत्त के रूप में लपेट दें तो तार से बनी स्प्रिंग जैसी आकृति को परिनालिका कहते हैं। बस परिनालिका में ध्यान रखना है कि स्प्रिंग की तुलना में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के अंदर अक्ष की दिशा में एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि परिनालिका के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तुलना में नगण्य होता है। क्लियर साहब? ये परिनालिका का परिचय हो गया। अब आ जाओ साहब अनुप्रयोग नंबर 2। ये साहब आपकी दूसरी एप्लीकेशन आ जाएगी, अनुप्रयोग 2, है ना। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है साहब? अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना साहब। तो एप्लीकेशन क्लियर है। अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। इसको मैं तो टॉपिक को थोड़ा आइसोलेट कर दूं और मैं मेरी बात को भी बोलना चाहता हूं, मैं बोल दूं, है ना। ये टॉपिक आइसोलेट कर दिया।
देखो परिनालिका का परिचय हो गया खत्म, आप भी जान गए। आपको कहीं अब बताना नहीं है, मुझे आपको बताना था, क्योंकि मुझे तो आपको एप्लीकेशन समझाए, आपको आगे किससे समझाना है? आप तो पेपर देंगे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूं। तो आपने तो आगे पेपर देना है, इससे आपको किसी को नहीं समझाना। तो परिनालिका का ये चित्र आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन अब मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं, है ना। एप्लीकेशन में ये चित्र नहीं बनाना आपको, एप्लीकेशन में ये चित्र आपको नहीं बनाना है, ये तो बस आपको समझाने के लिए है ना। ये चित्र तो बस अपने व्यक्तिगत काम के लिए था, बच्चे को समझाने के लिए था, इसलिए अपन ने वो काम कर दिया। अब सब पहले अनंत लंबाई की ये किससे कहते हैं, है ना, एक एक बात को ध्यान से समझिए। यदि परिनालिका का व्यास उसकी लंबाई की तुलना में अल्प हो, जैसे मान लो लंबाई 2 मीटर हुई और व्यास 5 सेंटीमीटर हुआ, तो 5 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की तुलना में नगण्य है। तो यदि परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत अधिक हो, तो ऐसी परिनालिका को अनंत लंबाई की आदर्श परिनालिका कहते हैं। तो भाई साहब ये परिनालिका अनंत लंबाई की नहीं है, इसकी लंबाई तो मापी जा सकती है। जैसे मैंने कहा 2 मीटर लंबी परिनालिका है, कितने 2 मीटर लंबी है ना, उसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो उसको क्या कहेंगे आप? अनंत लंबाई की आदर्श परिनालिका बोलेंगे। क्यों? क्योंकि व्यास लंबाई की तुलना में बहुत कम है, और ऐसा है तो ये इसको क्या कहता है? अनंत लंबाई की आदर्श परिनालिका कहता है, वही अपन बोलेंगे। क्लियर साहब? तो अनंत लंबाई की का मतलब अनंत लंबाई की परिनालिका नहीं। अब बात नंबर 2, क्योंकि आप परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है परिनालिका की अक्ष दिखाओ। तो अब ये जो आपको स्प्रिंग नुमा बेलन दिख रहा है, इसको मैं कटा हुआ दिखाऊंगा। यूं लंबा काटते हैं ना, जैसे अपन, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में ककड़ी काटी होगी, तो ककड़ी को एक तो गोल 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 जो अपन रिसेप्शन वगैरह में खाना खाने जाते हैं वैसे नहीं काटनी, यूं लंबे के लंबी 2 टुकड़े कर दो, लंबे के लंबे, है ना, बीचों बीच में से यूं। अब मैं भी इस परिनालिका को अंदर से दिखा रहा हूं। जब मैं अंदर से दिखाऊंगा तो स्वाभाविक है मैं इसके बेलन को लंबाई की दिशा में काटूंगा। तो साहब देखो, मैं जो दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये अच्छा चित्र बनाता हूं मैं बड़ा सा, ये साहब लंबाई की दिशा में काटूंगा। अब देखना, ऊपर से धारा आ रही, मैंने कहा ना बार बार ये चित्र बनाओ, धारा ऊपर से आ रही है, इस चित्र को देखो, यही चित्र बनेगा, और नीचे से जा रही है, ऊपर से धारा आ रही है ना, जब धारा तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो ऊपर से धारा आ रही तल के लंबवत बाहर की ओर। यहां पे मैं धारा को डॉट से दिखाता हूं। हालांकि अपन जानते हैं डॉट चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का तरीका है, लेकिन अब इस समय हमने परिनालिका को लंबाई की दिशा में काट दिया। जब लंबाई की दिशा में परिनालिका काट दी, तो अब हमारे को उस चुंबकीय क्षेत्र वाले सिंबल का ही उपयोग करना पड़ा, डॉट, मतलब धारा तल के लंबवत बाहर की तरफ। यहां डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है ना। धारा नीचे से जा रही है तो क्रॉस, ये सब छोटे छोटे उतने ही क्रॉस दिखा देता हूं जितने मैंने डॉट दिखाए, ठीक है साहब। वैसा का वही चित्र वही बनेगा, चाहे मैं 5 बार बनाऊं, चाहे मैं 10 बार बनाऊं, चाहे 20 बार बनाऊं, चित्र में चेंज नहीं आएगा, चित्र वो का वही बनेगा, है ना। अपन ने कहा है अंदर की ओर एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में होता है, तो साहब ये अक्ष की दिशा में एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय बल रेखाओं से दिखा दिया मैंने, ये भी है ना, क्लियर। एस और एन तो दिखाने की यहाँ जरूरत नहीं है, एस और एन से यहाँ कोई मतलब आ ही नहीं रहा। तो साहब अब आप समझ गए कि अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए
मैंने बेलन को लंबाई के दिशा में 2 टुकड़ों में काट दिया। जैसे ऐसे था ना बेलन, ये यूं था तो यूं काट दिए, ये एक भाग हटा दिया मैंने और ये आपको सामने दिखने लग गया क्लियर। अब सब चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पर गणना करनी है तो आपको एम्पीयर के नियम से करनी है। इससे आप एम्पीरियन पथ यानी बंद पथ लोगे। तो साहब चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हम ये आयताकार बंद पथ P Q R S P लेते हैं, है ना। जब बंद पथ की दिशा भी दिखा दी मैंने और बोल भी दिया। आप कहेंगे साहब एम्पीरियन पथ तो ऐसा लेना चाहिए जिसमें धारा का वितरण एक समान हो, है ना, यही कहा था आपसे। तो भैया आप देख लो धारा का वितरण इसमें एक समान नहीं है क्या, है ना। आपको मैं कई जगह दिखती है दिखा देता हूं, ये देखना आप, ये धारा है ना तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये धारा तल के लंबवत अंदर की। यहाँ डॉट और क्रॉस चुंबक के लिए नहीं, धारा की। अब अगर आप मान लीजिए ये ऐसा पथ लोगे तो देखो इस पथ की हर तार से दूरी या हर धारा से दूरी बराबर नहीं है, तो ऐसा नहीं ले सकते थे आप। अगर मान लो आप इसके बजाय वृत्ताकार लेते, एक मिनट, है ना, इसके बजाय चलो कुछ ज्यादा तो कुछ चीज, एक मिनट कहाँ चीजें कट गई। एक तो ये कट गया ना, ठीक है, चलो फिर वो तो चित्र है इसे आपके पास, ये सब दिख ही रहा है जिटिज। कुछ मेरा ख्याल है ये बस ये अलग से जो करा होगा ये हो गया होगा बंद, इससे तो कोई ज्यादा मतलब नहीं था। चलो आ जाओ, है ना। अगर आप वृत्ताकार लोगे यूं, वृत्ताकार में भी देखो पथ की दूरी सब जगह समान नहीं है, तो स्वाभाविक ये भी नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। ऊपर वाला चित्र वैसा का वैसा होना चाहिए, हालांकि कॉपी हो चुका है या पहले ठहर चुका है बोर्ड पर, कोई ऐसी बात नहीं है ना। इसलिए अब आपको ले दे के पथ कैसा लेना चाहिए, ये देखो ऐसा लेना, पथ की हर तार से दूरी क्या है, बराबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने एम्पीरियन पथ जैसा नियम था उसी के अकॉर्डिंग लिया है। नियम यही कहता था कि एम्पीरियन पथ ऐसा लें जिसमें धारा का वितरण एक समान हो, तो मैंने उसी का अनुसरण या उसी को यहां फॉलो किया है। आप समझ गए। इस पथ की लंबाई PQ बराबर मान लेते हैं अपन L, चौड़ाई क्यों नहीं ली वो सब अभी आ जाएगा। अब साहब एम्पियर का नियम का 2 साइड अलग अलग कर लो। लेफ्ट साइड तो परिसंचरण है यानी B डॉट DL है, और राइट साइड μ0 समेशन आई है। एक साइड सोल्व की जाएगी, दोनों साइड एक साथ सोल्व अब नहीं की जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन परिसंचरण, पहले इसको सोल्व करते हैं। परिसंचरण का मतलब B डॉट DL, है ना। आप चाहो तो यहां लिख दो PQRSP, बात वही है, बंद पथ है। तो पहले ये निकालते हैं, चलो सब ध्यान से समझना आप, है ना। B परिसंचरण डॉट DL बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो देखो P से Q की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, आराम से। Q से R की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, R से S की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, और S से P की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, है ना। तो P से Q की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, Q से R की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, R से S की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, और S से P की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चारों को जोड़ देंगे तो परिसंचरण आ जाएगा, यानी बंद पथ की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन आ जाएगा।
तो परिसंचन सबसे पहले निकालना था, ये रहा। इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए। जैसे अगर आपको ध्यान हो, स्थिर विद्युत की में आप बेलन या बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं तो आपको पता होगा कि बेलनाकार पृष्ठ कि आप 3 टुकड़े कर लेते हैं, 2 वृत्त और 1 बेलन, ऐसा करते हैं। एग्जैक्टली मैंने भी यहां पर आयताकार पथ था तो आयत को 4 भागों में तोड़ दिया। पी से क्यू की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, क्यू से आर, आर से एस से पी। अब एक एक की वैल्यू मेरे को रखनी है। इक्वेशन, इसको नाम देता हूं मैं 1। ठीक है ना। ये चित्र मेरा मिटना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखें आप। ये चित्र मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब एक एक मैं निकाल के दिखा देता हूं। मेरे को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी बार बार थोड़ा सा ना। अब सबसे पहले देखो, ये आपसे क्या कह रहा है, बी और डीएल के बीच कोण बताओ, 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 है ना। अब एक एक में देखते जाओ। सबसे पहले पथ पी क्यू के लिए, है ना, मैं एक एक में दिखाता जाता हूं आपको, बिल्कुल क्लियर है ना। पथ पी क्यू के लिए, है ना। एक एक की बात करें। पथ पी क्यू अक्ष पर है। आपको परिचय में पहले ही बता दिया था कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो, अगर कोई अल्पांश में इस पथ पे लूंगा, ये ले लिया, किसकी दिशा में होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना। वह बी पैरेलल डीएल, यानी यहां थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। तो पी से क्यू की तो बात पूरी कर ली अपन ने। पी से क्यू में आपने देख लिया बी नियत है क्योंकि पी से क्यू अक्ष पर है, और बी तथा डीएल पैरेलल है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। अब आ जाओ सब, इन दो की एक साथ बात कर लेता हूं, क्यू आर की और एस पी की। इन दो की एक साथ बात कर ले पहले, है ना, फिर बताता हूं। पथ क्यू आर व एस पी के लिए, अगर आप इन दोनों पथों को देख रहे हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। देख लीजिए आप हाथ के हाथ, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में दिखा रखा आपको। अब ये दोनों 90 डिग्री, ये है ना, इन दोनों। अब कौन सा रह गया, आर एस। आर एस परिनालिका के बाहर है और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0, है ना, मैंने बता ही रखा है। तो अब बात करता हूं मैं आर एस की। पथ आर एस के लिए, है ना, पथ आर एस के लिए बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब सभी मान एक में रख दो सब, और परिसंचन बता दो, बी डॉट डीएल। सबसे पहले आ जाओ पी से क्यू। पी से क्यू में क्या है सब, बी नियत है, तो मैंने बी बाहर निकाल लिया। पी से क्यू, अंदर रह गया डीएल, कोस 0 बराबर 1। देख लो आप, बी बाहर आ गया पी से क्यू में, डीएल रह गया, इसमें थीटा बराबर 0, तो कोस 0 बराबर 1, कोस 0 बराबर 1, तो कोस गायब दिख रहा है। अब बात करो क्यू आर और एसपी की। क्यू आर और एसपी की बात करना, देखा यहां भी थीटा 90 है, यहां भी थीटा 90 है, कोस 90 0, कोस 90 0, ये दोनों 0 हो गए। बात करो आर एस की। आर एस में बी 0 है क्योंकि आर एस बाहर की तरफ, तो ये तीनों 0 होंगे, है ना। तो केवल आप पी क्यू का ही लिख पाओगे। पी क्यू में देखो आप, मैंने बी बाहर लिख दिया, पी से क्यू डीएल, बाकी एस पी परपेंडिकुलर है, सॉरी पी क्यू, क्यू आर परपेंडिकुलर है। आर एस में चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0 है, और एस पी परपेंडिकुलर है। एस पी परपेंडिकुलर है, देखो थीटा 90 तो कोस 90 0, और ये देखो आर एस में आपको दिख ही रहा है, आर एस में बी
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, है ना साहब। तो कौन कौन 0 हो गए वो आपको सामने दिखाई दिए मैंने, क्लियर। यानी परिसंचरण को अब एक तरफ निकाल पटको, परिसंचरण बी डॉट डीएल बी, पी से क्यू की लंबाई कितनी है, पी से क्यू की लंबाई को देखो मैंने दिखा रखा है, मैं वापस दिखा देता हूं। ये पी से क्यू की लंबाई कितनी है, एल है, मैंने पहले ही ले रखी थी ना। तो पी से क्यू की लंबाई को मैंने एल लिख दिया। ये साहब इक्वेशन 2। अभी साहब एम्पियर के नियम का फर्स्ट पार्ट हुआ है, यानी लेफ्ट साइड या राइट से जैसे आपको दिख रही हो एक साइड हुई है। अभी म्यू जीरो आई वाली साइड बाकी है, अभी एक साइड ही की है अपन ने, है ना। अब आ जाओ सब दूसरी साइड के लिए। दूसरी साइड के लिए बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा समेशन आई चाहिए, है ना। अब ध्यान से समझना सब, हर चीज ध्यान से समझने योग्य है। आ जाइए सब, यदि एल लंबाई की परिनालिका में कुल फेरे कैपिटल एन है। परिनालिका की कुल लंबाई कितनी मान ली मैंने, एल। इस एल लंबाई पर कुल फेरे कितने, एन, है ना साहब। इसलिए इकाई लंबाई में फेरे, इसको स्मॉल एन से दिखा दूं। एल लंबाई पर एन फेरे हैं तो इकाई लंबाई पर फेरे कितने होंगे, एन अपॉन एल। ये सब परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है ना। एल लंबाई पर कुल फेरे एन है, नंबर ऑफ टर्न। इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या आपके सामने आएगी। अब ध्यान से देखना, आपको बंद पथ में धारा चाहिए तो आपने देखो बंद पथ की लंबाई कितनी ली आपने, एल। इकाई लंबाई में फेरे स्मॉल एन, तो एल लंबाई में कुल फेरे कितने हुए, एन एल। ये तो फेरों की संख्या हुई, है ना। पहले एक एक चीज लिखता रहता हूं, कंफ्यूज होगे नहीं तो आप, है ना। तो सब अतः एल लंबाई में कुल फेरे, एल लंबाई अपनी वाली है ना, अपने बंद पथ की है ना, ये बंद पथ की बात, कितने होंगे साहब, एन एल। यहां तक तो आप समझ गए, है ना। अब मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, कोई ना कोई आसान है। अभी जैसे मान लो फेरों की संख्या को ऐसे मान लो 50 है। अब धारा आई है तो कुल कितनी, 50 आई, क्योंकि 50 बार वो धारा बंद पथ से गुजरगी। एम्पियर के नियम में यही ध्यान रखना, एक ही तार जैसे इस बंद पथ से 5 बार गुजार दिया तो एम्पियर उसको 5 आई बोलेंगे। तार तो एक ही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि धारा आई है, लेकिन वह इस बंद पथ से कितनी बार गुजर चुका, 5 बार। जैसे दोबारा समझ लें, एक तार है, ये बंद पथ है साहब, कैसे ही बना लो आप, यूं बना लो। अब एक ही तार है, धारा भी आई है, पर वो तार इसमें से 25 बार गुजर गया, बार बार आप लपेटते जा रहे हो, तो तार इसमें से कितनी बार गुजर गया, 25 बार। तार 25 बार गुजर गया तो एम्पियर उसे 25 आई बोलेंगे, है ना। तो एम्पियर कहते हैं मुझे बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा चाहिए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो तार 1 था या तार 50 थे, एक ही तार 50 बार गुजर गया तो एम्पियर के लिए धारा 50 आई होगी। समझ में आएगी बात, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस एल लंबाई में फेरे कितने, एल लंबाई में फेरों की संख्या अपन ने बता दी, एन एल। एल या छोटा वाला एल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इतने तो फेरे हो गए। अब सब यदि तार में
धारा स्मॉल आई लिख ले, स्मॉल आई हो तो समेशन आई यानी बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा। तो NL ये तो फेरों की संख्या, जैसे मैंने भी आपको 50 समझाई थी, 50 है तो 50 आई, 100 है तो 100 आई, NL है तो NL आई। ठीक है, तो बंद पथ से गुजरने वाली धारा ये रही। क्लियर सब? ये आ गया परिसंचरण और ये आ गई बंद पथ से गुजरने वाली धारा। आप कैपिटल आई लिखना चाहे तो कैपिटल आई लिख लें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब आप लगा दें एम्पियर का नियम, है ना? तो सब एम्पियर के नियम से, ठीक है ना, एम्पियर के नियम से, तो परिसंचरण बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई। बी डॉट डी एल का मान तो आप समीकरण 2 से रख देंगे, ये रहा आपके सामने, और समेशन आई का मान आप समीकरण 3 से पुट कर दें, तो 2 व 3 से, 2 व 3 से, है ना? ये तो रख दिया आपने बी एल और म्यू जीरो, समेशन आई की जगह आप लिख दें NL स्मॉल आई। ये L से L कट गया, यानी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू जीरो NI होता है। ये आपको याद रखना है, सब फॉर्मूले बने, ये परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब आप चाहो कि सब इकाई लंबाई में फेरे स्मॉल n क्या है, तो इकाई लंबाई में फेरे स्मॉल n बराबर n अपॉन l, तो आप चाहो तो इससे लिख सकते हो b बराबर म्यू जीरो, ये लिख दिया साहब आपने n अपॉन l इंटू स्मॉल आई। मेरे को उससे भी कोई एतराज नहीं है, याद तो दोनों ही रखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि म्यू जीरो NI कहने के बावजूद भी आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि स्मॉल n क्या है। स्मॉल n इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N अपॉन L, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो शॉर्ट में लिखना चाहे तो म्यू जीरो NI ये परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये आप देखें तो स्मॉल n की जगह N अपॉन L। इसमें सब परिनालिका क्या करेगी, तो जैसे अपन ने स्थिर विद्युत में पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान होता था। ध्यान से समझ, तुलना करवा रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। एग्जैक्टली परिनालिका के अंदर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। जैसे मैंने बताया ना कंपेयर करके कि वहां अगर स्थिर विद्युत में देखें तो स्थिर विद्युत में अपन ने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। एग्जैक्टली उसी चीज, उसी का तुल्यता दिखाई जा रही है। एग्जैक्टली परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरी बात, अगर आप गौर करें तो परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी व्यास कितना है उससे कोई लेना देना इस सूत्र को नहीं है।